हेलो फ्रेंड्स आज से हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहे हैं, यानी आधुनिक भारत। फ्रेंड्स हम वन बाई वन डिटेल में कंप्लीट करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि चीज़ों को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही काम शुरू करेंगे। मतलब जब यूरोपियन व्यापारिक कंपनी भारत में आई तो पहले सारी कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं 1 मिनट के अंदर। और आपको ऑर्डर याद रखना है एक ट्रिक से, पुत्र एंड डैड। मतलब फर्स्ट पुर्तगाली, फिर डैड यानी डच, अंग्रेज, डेनिस। अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन चारों के बाद लास्ट में आएगी फ्रांस, जो हम डिटेल में देखेंगे तो आपको फ्रांस याद रहेगा। पुत्र डैड को एक बार हम मैप में देख लेते हैं। आई होप इस मैप में आपको ये इंडिया दिख रहा होगा, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और इस साइड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इस साइड यूरोप में ये पोर्चुगाल है यानी पुर्तगाल। ये पुर्तगाल को इंडिया में ट्रेड करने आना है, ये इस साइड से ऐसे घूम के आते हैं। एंड मोस्ट एक्यूरेटली बोले तो एक्चुअली वास्को डी गामा ऐसे घूम के आते हैं। साउथ अफ्रीका में उस टाइम खोज हो चुकी थी केप ऑफ गुड होप की। केप ऑफ गुड होप जगह का नाम है। फिर यहाँ से घूमते हुए भारत में आते हैं। और भारत में कौन सी जगह? कैलीकट में। आप एक बार इंडिया के मैप में देख लीजिए, ये कैलीकट है जो केरला के ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं और इसका नया नाम कोझिकोड है। तो फ्रेंड्स जब वास्को डी गामा आ रहे हैं उस टाइम 17 मई 1498 की बात है, 1498 जब वास्को डी गामा आए। और रूट आपको पता है ना, वेस्टर्न यूरोप यानी पुर्तगाल से, केप ऑफ गुड होप से कैलीकट। और यहीं से पोर्चुगालीज यूरोपियन कंपनी का ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ 2 क्वेश्चन उठते हैं, केप ऑफ गुड होप कहाँ है और किसने खोजा था। एंड सेकंड क्वेश्चन, अरब लोग जो ट्रेड करते थे, इससे पहले अरब लोग ट्रेड करते थे, वो कहाँ से ट्रेड करते थे। तो फ्रेंड्स केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है यहाँ। और इसको बार्टोलोम्यू डाइएस ने खोजा था 1488 में। जब वास्को डी गामा आया उसके 10 साल पहले ही इसकी खोज हो चुकी थी। अब दूसरा क्वेश्चन था, या इससे पहले ट्रेड कहाँ से होता था। अरब लोग पूरे एशिया का ट्रेड यूरोप से इस जगह से करते थे, इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोल। कॉन्स्टेंटिनोल जगह से अरब लोग इटालियन को बेच देते थे और इटालियन लोग सारे यूरोप के लिए बढ़ा देते थे, इसलिए इसको गेट ऑफ यूरोपियन ट्रेड भी बोलते थे। आप एक बार नाम याद रखना, कॉन्स्टेंटिनोल। फिर बाद में 1453 में तुर्क लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, ज़्यादा टैक्स लगाने लगे, इसलिए नए रूट की खोज करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पुर्तगालीज ने आकर यहाँ इस साइड कब्जा किया। कैलीकट आए ज़रूर थे, लेकिन पहली फैक्ट्री कोची में खोली थी, या आप ऐसे याद रख सकते हैं इस साइड खोली थी। फिर इसके बाद आएंगे डच लोग, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी यानी इस साइड। फिर नेक्स्ट है अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी भी फर्स्ट फैक्ट्री इस साइड थी यानी मसूलीपट्टनम। और डेनिस अलग है, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री तमिलनाडु में खुली थी और उन्होंने कम ट्रेड किया, इसलिए उनकी बात कम करते हैं। फिर नेक्स्ट आएंगे, आपको पता है फ्रांस। तो फ्रांस ने वो कर दिखाया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने नहीं कर पाया था। मतलब उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में खोली थी फ्रांस ने। अभी तक कोई भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में नहीं खोल पाया। तो फर्स्ट फैक्ट्री आपको क्लियर है, फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री इस साइड। फिर उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिस, डैड आएंगे, यानी डच की भी मसूलीपट्टनम, अंग्रेज की भी मसूलीपट्टनम और डेनिस तो अलग है। और उसके बाद फ्रांस आएंगे, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। तो यहाँ पुर्तगाल को ही शुरू करते हैं हम। इस ओवरव्यू के साथ हम 1 बाई 1 सारी कंपनीज को कवर करते हैं। फर्स्ट पुर्तगाल थी, रूट आपको पता है, कोची में फर्स्ट फैक्ट्री खुल चुकी है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर थे इसके फर्स्ट, या वाइसराय भी बोल सकते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आए थे। आप ये टाइम देख रहे हैं, अभी बाबर भी नहीं आया है। बाबर के 4 युद्ध 1526, 27, 28, 29 में है, पानी पीकर खाना खाकर चंदरी चली घाघरा पहनकर। उससे पहले ही ये आ रहे हैं पुर्तगाली लोग। फिर भी हम इसको मॉडर्न इंडिया में रख रहे हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ सेटअप कर रहे हैं ये लोग ट्रेड करने का। मेन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जब अंग्रेज आ जाएंगे 1600 में, इसलिए हम इसको मॉडर्न इंडिया में ही रखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ चुके हैं, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। इसका मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया में मोनोपोली करना चाहते थे ट्रेड में। और इसके पीछे लाइन में कौन है, क्यू में कौन है, लाइन को इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। तो क्यू में कौन है, अल-बिकर क्यू। आप लास्ट में ये देख सकते हैं, क्यू लाइन में है। ये पूरा नाम है अल्फांसो डी अल-बुकर्क। 1509 में आया था और इसने बहुत काम किया। सबसे पहली बात यह है कि ये यहाँ पीछे लाइन में खड़े होकर ऊपर गोवा पर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह हैं रूलर। और जब ये 1509 में वायसराय बन के आया, सेकेंड वायसराय पुर्तगालियों का, तो इसने गोवा को जीत लिया। मतलब 1509 में आया और 1510 में ही गोवा को जीत लिया। फिर 1530 में कैपिटल कोचीन से गोवा शिफ्ट की। किसने की? नीनो डी कुन्हा। ये नाम कैसे याद रखेंगे? 1530 में बाबर के 4 युद्ध समाप्त हुए, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट कोचीन से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र कर लेते। लेकिन फ्रेंड्स नैनो गाड़ी है ना, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए कोचीन से गोवा अभी शिफ्ट किया कैपिटल। टाइम है 1530। फिर 1535 और 60 में ड्यू एंड दमन को इसने कब्जा कर लिया।
किन्होंने? पुर्तगाली लोगों ने। हम दमन एंड दीव साथ में पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना पहले दीव पर कब्जा किया फिर दमन पर। 1535 एंड 1559, 59। इसके बाद ये पुर्तगाली लोग अंग्रेजों से भी लड़ेंगे जब इंग्लिश लोग आएंगे 1600 के बाद। तो इनका अंत कैसे होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब करेंगे तब कर लेंगे, क्योंकि पहले इन दोनों में लड़ाई होगी, उसके बाद पुर्तगाल की एक रानी की शादी ब्रिटेन के एक राजा के साथ होगी, तो मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं 1502 में फर्स्ट फैक्ट्री खोल ली है कोची में पुर्तगाली लोगों ने। सेकंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ये बनी थी, लेकिन 1605 में पहली फैक्ट्री खोली थी, और आपको पता है कहाँ खोली थी? इस साइड, ईस्टर्न साइड, यानी मसूलीपट्टनम में। हमने अभी मैप में देखा इस साइड खुलने वाली है डच की पहली फैक्ट्री। ये डच लोग कौन है? क्योंकि कोई कंट्री है डच हमने कभी सुना नहीं, तो हम मैप में देख लेते हैं। पहले पुर्तगाल लोग आ चुके हैं, अब डच, नीदरलैंड वाले लोगों को डच बोलते थे। ये छोटा सा नीदरलैंड आपको दिख रहा है जर्मनी के जस्ट बगल में, यही डच है। पहले इसको हम होलैंड भी बोल सकते थे, लेकिन अभी सरकार ने मना किया है, नीदरलैंड गवर्नमेंट ने, कि नीदरलैंड को अब होलैंड नहीं बोला जाएगा, इसलिए नीदरलैंड ही याद रखो आप, डच ही नीदरलैंड है। डच जो कंपनी आई थी उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगल जो कंपनी आई थी उसका सिंपली नाम था पोर्चुगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन डच का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं हम मेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उससे पहले हम फ्रांस देख लेते हैं, क्योंकि इनकी एक छोटी सी बात है वो याद रखना है बस। ये डेनमार्क वाले क्षेत्र की है, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं इनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1620 में थोराघमंडी तमिलनाडु में खुली थी। चलिए अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करते हैं, फिर लाइन से फ्रांस। फ्रेंड्स, एक बात हमें पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुली है 1611 में, जहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी खुली थी उसी साइड, यानी यहाँ। ये कंपनी बनी तो 1599 में थी, लेकिन आप 1600 ही समझे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर साइन किया। अब क्वेश्चन ये उठता है 1600 में, हालांकि 31 दिसंबर 1600 को किया तो आप 1601 समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली बोले तो 1600 में ही रॉयल चार्टर साइन हो गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। यानी ये लोग 15 सालों तक साउथ ईस्ट एशिया इंडिया में मोनोपोली के साथ ट्रेड कर सकते थे। मोनोपोली का मतलब ब्रिटेन की कोई कंपनी इस क्षेत्र में, यानी साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में 15 सालों तक व्यापार नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकेगी। फिर इन्होंने 11 साल कहाँ वेस्ट कर दिए? 1600 में ये बनी है, 1600 में चार्टर एक्ट पास हो गया है, और 1611 में ये फर्स्ट फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो देखते हैं हम इनका टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, हिस्ट्री देखते हैं, क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में रॉयल चार्टर पास करके दे दिया क्वीन एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए, वो भी मोनोपोली के साथ, कोई और कंपनी को इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि केप ऑफ गुड होप से, जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है, ये केप ऑफ गुड होप से लेकर स्टेट ऑफ मैगलेन तक, जो साउथ अमेरिका में यहाँ, यानी केप ऑफ गुड होप से लेकर स्टेट ऑफ मैगलेन तक, इसके बीच में ट्रेड की मोनोपोली नहीं थी। मतलब यहाँ ट्रेड की मोनोपोली नहीं थी, बल्कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में पूरा ट्रेड मोनोपोली थी, एंड स्टेट ऑफ मैगलेन के वेस्ट में पूरा ट्रेड मोनोपोली थी। इसके बीच में ट्रेड मोनोपोली नहीं थी, ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन मानते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड शुरू किया, लेकिन सबसे पहले ये इंडिया में नहीं आए, ये लोग आए इधर इंडोनेशिया में, क्योंकि केप ऑफ गुड होप के इस साइड वो ट्रेड कर सकते थे, तो इंडोनेशिया में उन्होंने ट्रेड किया। ये आप पिंक कलर का देख रहे हैं, ये पूरा इंडोनेशिया है। ये पूरा क्षेत्र साउथ ईस्ट की तरफ है, इसलिए हम इसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो 1600 से लेकर 1608 तक उन्होंने इंडोनेशिया पर ट्रेड फोकस किया, एंड फाइनली फिर आया 1608। ये लोग इंडिया आ गए, इंडिया के सूरत में आ गए, ओके। लेकिन सूरत में पुर्तगाली लोग बिजनेस नहीं करने देने दे रहे थे। पुर्तगाली लोग लगभग 100 साल से यहाँ जमे हुए थे, तो वो चाहते नहीं थे कि कोई और कंपनी आए। फिर ये मामला सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटेन के राजा जेम्स वन ने एक राजदूत भेजा। ब्रिटेन के राजा जेम्स वन कैसे हो गए? अभी तो क्वीन एलिजाबेथ थी, तो क्वीन एलिजाबेथ की 1603 में मृत्यु हो चुकी थी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडोनेशिया में फोकस कर रही थी, उसी टाइम क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। जेम्स वन राजा बन चुके थे, उन्होंने अपना राजदूत भेजा इंडिया 1609 में, और उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 50% बच्चों ने इसको कुकर से याद किया था, हॉकिंस का कुकर आता है इसलिए। इसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले ली, लेकिन क्वेश्चन आता है किससे ले ली परमिशन, कौन है दिल्ली का शासक? तो उस टाइम पर जहांगीर था, मुगल एम्परर, क्योंकि हमें पता है 1606 में अकबर तो मर चुका है, तो जहांगीर ही आएगा, और कैप्टन हॉकिंस 1609 में आ रहे हैं, इसलिए जहांगीर से उन्होंने परमिशन ले ली, और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। पहली बार कोई अंग्रेज आ रहा है, तो इसलिए अंग्रेज अंग्रेज कह के बुलाते होंगे, इसलिए जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दे दी।
तो इस हिसाब से सूरत में पहली फैक्ट्री खुल जानी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहली फैक्ट्री नहीं खोल पाई थी। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खुल रही है 1611 में, क्योंकि पुर्तगाली लोगों ने ये परमिशन के बावजूद भी सूरत में फैक्ट्री नहीं खोलने दी और जहांगीर के साथ हस्तक्षेप किया तो परमिशन कैंसिल हो गई। फिर 1-2 साल तो कुछ नहीं, 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूरी में इस साइड फैक्ट्री खोल ली, ईस्ट साइड, और हमें पता है कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगले ही साल 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेकंड फैक्ट्री खोली सूरत में, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए सूरत में फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी था। अब तो आपको पता है पुर्तगाली लोग क्या करने वाले हैं। जिस साल सूरत की फैक्ट्री खुली उसी साल नवंबर 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ। ये स्वाली जगह लगभग सूरत के पास ही है, 20 किलोमीटर दूर है। किन किन के बीच में? आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पुर्तगाल कंपनी के बीच में। आप इमेजिन कर सकते हैं कौन जीता। एक तरफ पुर्तगाली कंपनी जो 100 सालों से जमी हुई है, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी आई है 1-2 साल पहले। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, पुर्तगाली कंपनी हार गई। क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ स्वाली क्यों हुआ, क्या कारण थे? फर्स्ट कारण आपको पता है, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से जो परमिशन ली थी वो विड्रॉ हो गई पुर्तगालियों की वजह से। सेकंड, पुर्तगालियों की मसाले के ट्रेड पर मोनोपोली थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई और कंपनी आए। किसी और कंपनी के मर्चेंट को पुर्तगाली लोग परेशान करते थे और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1583 में एक इंग्लिश मर्चेंट थे राल्फ फिच। इनको अरेस्ट करके पुर्तगाली गोवा गवर्नर के सामने पेश किया गया था। आपको ये सब मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ एक बार देखना है, ना इसको रटने की कोशिश करनी है। फिर 1615 में ब्रिटेन के जो जेम्स वन हैं, जिन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, उन्होंने ही सर टॉमस रो को भारत भेजा। इनको आप इंग्लिश के रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं मुगल एम्पायर, जहांगीर के यहाँ। दोनों ही केस में जहांगीर है। कैप्टन हॉकिंस था तब भी जहांगीर है और अभी भी जहांगीर है, क्योंकि अभी 2-4 साल ही हुए हैं। ये एबल एंड करेजियस था और खुद को बड़ी गर्मा, बड़े अधिकार और अदब के साथ पेश किया और सूरत फैक्ट्री के लिए फरमान जारी करने में सफल रहा। सर टॉमस रो ने सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी करवा लिया, मतलब परमानेंट फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी करा लिया। फिर इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ ट्रेडिंग पोस्ट खुल जाएंगी, जैसे 1619 में सूरत में, 1639 मद्रास, उसके बाद आपको लग रहा होगा 1669 कर देते हैं, इजीली याद रहेगा, 1669 बॉम्बे, वैसे ये 68 है, एंड 1699 कलकत्ता, वैसे ये 98 है। ये ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो छोटा सा एक इंडिया का मैप बना लो। तो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद करेंगे, हो जाएगा। और मद्रास में तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनाया। ये वैसे तो फर्स्ट फोर्ट है, आगे जाके और भी फोर्ट बनेंगे, उनको हम थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं। जैसे आगे चलकर बॉम्बे में बॉम्बे कासल बनेगा, याद करना बड़ा ही सिंपल है, एंड कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनेगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2-3 पॉइंट और बचते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करेंगे। जैसे 1632 में, अब ये 32 दांत आ रहे हैं, दांत सोने का, सोने का मतलब गोल्डन फरमान जारी हो गया। गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान जारी कर दिया। इसके मुताबिक सिर्फ 500 पैगोडा पर ईयर देने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा बंदरगाह उपयोग करने की इजाज़त मिल गई। फिर इसके बाद 1651 में बंगाल के शासक शाह शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट दे दी और इस व्यापारिक छूट को निशान बोलते थे। आप देख ही रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है और पुर्तगाली कंपनी थोड़ी पीछे छूट गई है। और तभी 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II से हो गई। अगर हम मैप में देखें तो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी इधर ब्रिटेन के राजा से हो गई, तो इंडिया में भी इसका असर होना था। तो इस मैरिज की वजह से 1668 में बॉम्बे पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को दहेज में दे दिया। तो ब्रिटेन से चार्ल्स II बॉम्बे में रहने तो आएंगे नहीं, उनकी कंपनी है इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने क्या किया, 10 पाउंड पर ईयर किराए से बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह से बॉम्बे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। हालांकि फिर बॉम्बे शहर को बनाया गया, सूरत के प्रेसिडेंट गेरोल्ड ओंगियर ने इसको बनाया। ये नाम कैसे याद रखेंगे? बॉम्बे हमेशा आगे है, जीडीपी में हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान करता है, तो आगेयर ने बनाया, ठीक है, बॉम्बे ओंगियर ने बनाया।
लेकिन 1668 में इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहाँ बॉम्बे आया। दूसरी साइड 1668 में फ्रांस ने सूरत में फैक्ट्री खोली, जो उनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी। 1664 में फ्रांस कंपनी आ चुकी है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो 1668 में सूरत में फैक्ट्री खोल चुके हैं। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई पुर्तगालियों से तो होगी नहीं, फ्रांस से होने वाली है। तो हम आगे देखेंगे इन दोनों कंपनीज के बीच में कैसे लड़ाई हुई, 4 कार्नाटिक वार हुए, कौन जीता, किसका डोमिनेंस रहा। थैंक यू।